हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। मैं शबनम आरा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री 11th की हिस्ट्री। 11th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पिछला वीडियोस मेरा देखिए। इसी चैनल पे आपको मेरे सारे पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? तो लेखन कला और शहरी जीवन। आज का जो सेकंड चैप्टर है, आज का सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? तो लेखन कला और शहरी जीवन। ये सेकंड चैप्टर है और किसका? तो इतिहास का। ये क्लास 11th का इतिहास है। इसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या एमपी बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, और जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह फायदेमंद हो सकता है। आइए देखते हैं हमें पढ़ना क्या है आज के सब्जेक्ट। आज का जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब चैप्टर हमारा 2 है। चैप्टर 2 में लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन में क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो मेसोपोटामिया, यानी सबसे पहले मेसोपोटामिया, दूसरा मेसोपोटामिया की भाषा, मेसोपोटामिया की भाषा, मेसोपोटामिया की भौतिक स्थिति, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, मेसोपोटामिया के मंदिर आदि हमें क्या है पढ़ने हैं। ये सभी हमें क्या है पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेसोपोटामिया का अर्थ है, यह शब्द यूनान भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटैमोस से बना है। मेसोपोटामिया बना किसे है? तो मेसोपोटामिया दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ये दो शब्द कहाँ के हैं? तो ये यूनान भाषा का शब्द है। दो शब्द कहाँ का है? तो दोनों शब्द कहाँ का है? तो यूनान भाषा का शब्द है। कौन कौन से शब्द होंगे? तो मेसोस और पोटैमोस। मेसोस और पोटैमोस शब्दों से बना है, और ये दोनों शब्द कहाँ का है? तो ये दोनों यूनान का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो मेसोस का अर्थ मध्य तथा पोटैमोस का अर्थ नदी होता है। मेसोस का अर्थ मध्य और पोटोमोस का अर्थ क्या होता है? तो पोटोमोस का अर्थ नदी होता है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मतलब मेसोपोटामिया किसको इंगित करता है? तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ये दो नदी कौन कौन से हैं? तो नदी का नाम क्या है? दजला और फरात। दजला और फरात ये दो नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। किसको? तो मेसोपोटामिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ चीजों को, गौर से सुने। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा। फिर दोबारा किसी और दूसरे तीसरे वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, और ना ही इधर उधर भटकने की ज़रूरत होगी। मैं इस चैनल पर पूरे सिलेबस को 11th का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराने वाली हूँ। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट भी चालू करूँगी। आइए फिर से देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटैमोस से बना है। मतलब बना किससे है? तो दो शब्दों से बना है मेसोपोटामिया। दो शब्द कौन कौन से होंगे? तो एक मैसोस और दूसरा क्या है? तो पोटैमोस से बना हुआ है। मैसोस का अर्थ मध्य होता है। मैसोस का अर्थ क्या होता है? मध्य। तथा पोटैमोस का अर्थ क्या होता है? तो पोटैमोस का अर्थ नदी होता है। पोटैमोस का अर्थ नदी होता है। अगला देखते हैं कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। दो नदी के नाम जरूर याद रखिएगा। नाम क्या है इसके? तो दजला और फरात। क्या नाम है इसके? तो दजला और फरात दो नदी है। इस दो नदी के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। कौन? तो मेसोपोटामिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा कि मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया क्या है? तो आइए देखते हैं। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। क्या कहा जा रहा है? कि दजला और फरात नदियों के बीच फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज भी ये जगह मौजूद है, लेकिन ये कहाँ पड़ता है? तो इराक में। कहाँ पड़ता है? तो इराक गणराज्य में
स्थित है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में हुई थी। तब तो मेसोपोटामिया सभ्यता से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। मतलब मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था। किस किस चीजों के लिए मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था? तो मेसोपोटामिया प्रसिद्ध किसके लिए था? तो अपनी संपन्नता, उसके बाद शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। मतलब मेसोपोटामिया किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो संपन्नता और शहरी जीवन के लिए। तो अपनी संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इसमें इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज मिले हैं। मेसोपोटामिया का जो साक्ष्य मिला, तो मेसोपोटामिया के साक्ष्य में क्या क्या मिले हैं? मेसोपोटामिया के साक्ष्य में किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है? तो मेसोपोटामिया में इमारतें मिली थी, उसके साक्ष्यों में इमारतें मिली, उसके बाद मूर्तियां मिली, बहुत सारी कब्रें मिली, आभूषण देखने को मिला, औजार मिला, मुद्राएं मिली, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। मेसोपोटामिया से ही लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। अगला देखना है मेसोपोटामिया की भाषा, कि मेसोपोटामिया की भाषा कौन कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की भाषा क्या है? तो मेसोपोटामिया की भाषा क्या है? तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो सुमेरियन। उसके बाद अक्कदी भाषा और अरामाइक भाषा बोली जाती थी। मेसोपोटामिया में 3 भाषाएं बोली जाती थी। कौन कौन सी भाषा है? तो सुमेरियन भाषा, अक्कदी भाषा, उसके बाद अरामाइक भाषा। कौन सी? अरामाइक भाषा। 3 भाषाएं हैं जो कहाँ बोली जाती थी? तो 3 भाषाएं बोली जाती थी मेसोपोटामिया में। 3 भाषा बोली जाती थी मेसोपोटामिया में 3 भाषा बोली जाती थी। कौन कौन सी भाषा है? तो पहली भाषा क्या थी? पहली भाषा थी सुमेरियन भाषा, दूसरी थी अक्कदी भाषा, तीसरी थी अरामाइक भाषा। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। मतलब अरामाइक भाषा का जो प्रवेश है, अरामाइक भाषा का प्रवेश मेसोपोटामिया में कब से हुआ था? तो अरामाइक भाषा का प्रवेश मेसोपोटामिया में 1400 ईसा पूर्व से होना शुरू हो गया था। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अरामाइक भाषा जो है, अरामाइक भाषा किसी से मिलती जुलती थी? तो अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। और अरामाइक भाषा मेसोपोटामिया में कब प्रवेश किया? तो अरामाइक भाषा मेसोपोटामिया में 1400 ईसा पूर्व के आसपास, यानी 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे प्रवेश किया था। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। जब 1400 के बाद 1000 ईसा पूर्व आया, तो 1000 ईसा पूर्व के बाद से यह जो भाषा थी अरामाइक भाषा पूर्ण रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा बोली जाती है। और आज के समय में भी अरामाइक भाषा जो है वह इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ईसा पूर्व जो है जितना कम होगा उतना ही आगे की तरफ चलता है, ईसा पूर्व घटता चला जाता है। तो 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। और अरामाइक भाषा कब से पूरी तरीके से बोली जाने लगी थी? तो अरामाइक भाषा जो है वह 1000 ईसा पूर्व से पूरी तरह बोली जाने लगी थी। आज भी अरामाइक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज भी अरामाइक भाषा का प्रयोग इराक के कुछ भागों में किया जा रहा है। अगला है कि मेसोपोटामिया की भौतिक स्थिति। अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो सबसे पहले है कि यह क्षेत्र आज के समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है।
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है वह आज के समय में भी मौजूद है, लेकिन आज के समय में किसका हिस्सा है? तो आज के समय में इराक का हिस्सा है, इराक गणराज्य का। किसका? तो इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज के समय में किसका हिस्सा होगा? तो आज के समय में ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। नंबर 2 में हम देखते हैं कि इसकी शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की शहरीकृत दक्षिणी भाग को, मेसोपोटामिया की शहरीकृत दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब बाद में इस भाग को क्या कहा जाने लगा? तो बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। किस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा? तो सुमेर और अक्कद भाग को। सुमेर और अक्कद को बाद में क्या कहा जाने लगा? तो बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा। नंबर 3 है, इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद इसे असीरिया कहा जाने लगा। मतलब मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया गया था। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को क्या कर लिया गया था? तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो असीरियाइयों के द्वारा। किसके द्वारा? तो असीरियाइयों के द्वारा मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण इसको क्या कहा जाने लगा? तो असीरिया कहा जाने लगा था। इसके कारण इसको क्या कहा जाने लगा था? तो असीरिया कहा जाने लगा था। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण, किसका? तो नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था। कब? तो 3000 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था। तथा अरुक, उर और नारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। कौन कौन से? तो अरुक, उर और मारी। अरुक, उर और मारी किसके प्रसिद्ध नगर थे? तो सीरियाई के प्रसिद्ध नगर माने जाते थे। कौन कौन से नगर होंगे प्रसिद्ध नगर? तो अरुक, उर और मारी। अरुक, उर और मारी क्या थे? तो इसके प्रसिद्ध नगर माने जाते थे। किसके? तो किसके माने जाते थे? तो असीरियाई के। असीरियाई कब से कहा जाने लगा था? तो असीरियाइयों के द्वारा जब कब्जा कर लिया गया था उत्तरी भाग को, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को, तब जाकर के इसको क्या कहा जाने लगा? तो इसको क्या कहा जाने लगा? तो असीरिया कहा जाने लगा था। अगला देखते हैं नंबर 5 क्या है। नंबर 4 तक देख चुके हैं। नंबर 5 क्या है कि यहाँ स्टेपी घास का मैदान है। मतलब वहां क्या था? तो स्टेपी घास का मैदान था। तथा पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका भी विभिन्न साधन है। मतलब उस समय में मेसोपोटामिया की क्या थी? मेसोपोटामिया में उस समय में 3000 ईसा पूर्व के आसपास वहां क्या था? तो स्टेपी घास का मैदान बन चुका था। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन हो चुका था। और वहां पर कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका विभिन्न रूप के साधन मौजूद थे। नंबर 6 देखते हैं। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। मतलब उस समय में 3000 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वह औजार बनाने के लिए क्या करते थे? तो कांसे का इस्तेमाल करते थे। धातु के रूप में किसका? तो कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है। उरुक नगर में क्या मिला? तो उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। एक शीर्ष मिला था किसका? तो स्त्रियों का एक शीर्ष मिला और उसे किससे बनाया गया है? तो उसे सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो वारका शीर्ष। उसको क्या कहा जा रहा था? तो उसे वारका शीर्ष का नाम दिया गया। इसको किसका नाम दिया गया? तो उसे वारका शीर्ष का नाम दिया गया था। नंबर 7, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। वहां किन किन चीजों की विशेषता थी? तो वहां कई चीजों की विशेषता मौजूद हुआ करती थी। विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन। उसके बाद है शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता मौजूद थी। तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के अगले क्लास में।
अगले क्लास में कोशिश किया जाएगा कि ये टॉपिक के एक आध चीज़ें रह गई है उन्हें अगले टॉपिक्स में समाप्ति की जाएगी और नए टॉपिक्स को शुरू किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।